नमस्कार, मैं राहुल एसएल काउंसलर अपने YouTube चैनल पर एक बार फिर से आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सभी विद्यार्थी अपने घर में स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। तो आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण विषय को लेकर आज हम उपस्थित हैं आप सभी के सामने। आज का विषय है हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य का इतिहास जो है बीए में जो है इसका टॉपिक आता रहा है, चाहे वो हिंदी ए हो, हिंदी बी हो या हिंदी सी हो। हिंदी साहित्य के इतिहास पर प्रश्न एमए में भी आता रहा है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो होते हैं उनके विद्यार्थी भी हिंदी साहित्य के इतिहास को पढ़ते हैं। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाने से पूर्व आप सभी विद्यार्थियों से अनुरोध करता हूं कि चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें ताकि सभी विद्यार्थियों को इसका लाभ मिल सके और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए ताकि आने वाली वीडियो को अब जब भी मैं अपलोड करूं आपको सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। करने जा रहे हैं हिंदी साहित्य का इतिहास और आदिकाल। हिंदी साहित्य का इतिहास पर चर्चा करने से पूर्व इतिहास क्या होता है इसका अर्थ जान लेते हैं। इतिहास के अंतर्गत हम जिस विषय का अध्ययन करते हैं उसमें अब तक घटित घटनाओं या उससे संबंध रखने वाली घटनाओं का काल क्रमानुसार वर्णन होता है। दूसरे शब्दों में मानव की विशिष्ट घटनाओं का नाम ही इतिहास है या फिर प्राचीनता से नवीनता की ओर आने वाली मानव जाति से संबंधित घटनाओं का वर्णन इतिहास है। इन घटनाओं व ऐतिहासिक साक्ष्यों को तथ्य के आधार पर प्रमाणित किया जाता है। आरंभिक काल से लेकर आधुनिकोत्तर काल तक साहित्य इतिहास लेखकों के बहुत से नाम गिनाए जा सकते हैं। हिंदी साहित्य के शब्दबद्ध करने का प्रश्न अधिक महत्वपूर्ण था। तो यहाँ पर इतिहास क्या होता है इसका अर्थ आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं हिंदी साहित्य के इतिहासकार और उनके ग्रंथ की। हिंदी साहित्य के मुख्य इतिहासकार और उनके ग्रंथ पर हम चर्चा कर रहे हैं। सबसे पहले हिंदी साहित्य के इतिहास की रचना गारसा द तासी ने की थी, जो कि फ्रेंच के विद्वान थे, फ्रेंच भाषा के विद्वान थे। उन्होंने इस्तवा हिंदुस्तानी नाम से हिंदी साहित्य की रचना की थी। वे हिंदी साहित्य की रचना करने वाले पहले इतिहासकार थे। उन्होंने हिंदी साहित्य की जो रचना है 1839 में की थी। दूसरे हिंदी साहित्य की रचना करने वाले जो विद्वान थे वह थे मौलवी करीमुद्दीन। इन्होंने तजाकिया ए शुअराई नाम से हिंदी साहित्य की रचना की थी। इन्होंने अपनी हिंदी साहित्य की रचना 1848 में की थी। इसके बाद नाम आता है शिव सिंह सेंगर जी का। शिव सिंह सेंगर जी ने शिव सिंह सरोज नाम से 1883 में हिंदी साहित्य के इतिहास की। इसके बाद जॉर्ज ग्रियर्सन जी का नाम आता है। इन्होंने द मॉडर्न वर्नेक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान नाम से हिंदी साहित्य के इतिहास की रचना की थी। इन्होंने 1888 में अपने हिंदी साहित्य के इतिहास की रचना की थी। इसके बाद हम नाम लेते हैं मिश्र बंधु का। मिश्र बंधु विनोद नाम से उन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास की रचना की। इन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 भागों में बांटा। भाग 1, 2 और 3 की रचना इन्होंने 1913 में की और भाग 4 को इन्होंने 1934 में प्रकाशित किया। इसके बाद एडविन ग्यूस अ स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर 1917 में किया। इसके बाद FEK महोदय अ हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर, इसकी रचना उन्होंने 1920 में की। तत्पश्चात नाम आता है रामचंद्र शुक्ल जी का, जिनका हिंदी साहित्य का इतिहास बहुचर्चित है और सर्वमान्य भी हैं। इन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास की रचना 1929 में की। इसके बाद हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने हिंदी साहित्य की भूमिका के नाम से हिंदी साहित्य की रचना की। उन्होंने 1940 में इस हिंदी साहित्य की रचना को पूरा किया। हिंदी साहित्य का आदिकाल 1952 में
और हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास 1955 में इन्होंने रचित किया। इसके बाद रामकुमार वर्मा जी ने हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास 1938 में किया। डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा जी ने हिंदी साहित्य 3 खंडों में इन्होंने अपना साहित्य को प्रस्तुत किया, हिंदी साहित्य के इतिहास को। इसके बाद 16 खंडों में था 1957 से 1984 ईस्वी तक। इसके बाद डॉक्टर नागेंद्र जी ने हिंदी साहित्य का इतिहास की रचना की 1973 में हिंदी वाड़ में 20वीं शती के नाम से। राम स्वरूप चतुर्वेदी जी ने हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास लोक भारती प्रकाशन इलाहाबाद 1986 में प्रस्तुत किया। बच्चन सिंह जी हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास राधा कृष्ण प्रकाशन नई दिल्ली 1996 में प्रस्तुत किया। इसके बाद डॉक्टर मोहन अवस्थी हिंदी साहित्य का अद्यतन इतिहास और बाबू गुलाब राय जी का हिंदी साहित्य का सुबोध इतिहास। राजेंद्र प्रसाद सिंह जी ने हिंदी साहित्य का सबाल्टर्न इतिहास 2009 में प्रकाशित किया। तो यहाँ पर आप जान गए होंगे कि बहुत से विद्वानों ने हिंदी साहित्य के इतिहास को अलग अलग रूप में प्रस्तुत किया। आगे बढ़ते हैं, चर्चा को आगे बढ़ा लेते हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास को मुख्यतः 3 भागों में बांटा जा सकता है। तो पहला जो भाग है वह है आदिकाल। इसका समय है 1050 से 1375 ईस्वी तक। दूसरा भाग है मध्यकाल। मध्यकाल को भी 2 भागों में बांटा जा सकता है। पूर्व मध्यकाल, जिसे हम भक्ति काल के नाम से जानते हैं, जिसका समय है 1375 से 1700 ईस्वी तक, और उत्तर मध्यकाल, जिसे हम रीतिकाल के नाम से जानते हैं, इसका समय है 1700 से 1900 ईस्वी तक। और तीसरा हिंदी साहित्य का जो भाग है वह है आधुनिक काल। इसका समय है 1900 से अब तक। इसके जो मुख्य भाग है भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावादी युग, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता। तो यहाँ पर हिंदी साहित्य के इतिहास आप समझ गए होंगे कितने भागों में विभाजित है। अब हम बात कर लेते हैं काल विभाजन और नामकरण की आवश्यकता। किसी भी कृति, किसी भी साहित्य को काल विभाजन में बांटना बहुत अधिक आवश्यक होता है और उसका नामकरण भी उतना ही आवश्यक होता है। काल विभाजन और नामकरण दोनों ही साहित्य को समझने एवं अध्ययन करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण तत्व हैं। यदि हम काल विभाजन नहीं करेंगे तो हम साहित्य को समझ नहीं पाएंगे, और यदि उसका नामकरण नहीं होगा तो हम उसको उसके नाम से हम उसका अध्ययन नहीं कर पाएंगे। यदि हम मान लीजिए साहित्य के केवल एक ही भाग को अध्ययन करना चाहते हैं, उसको पढ़ना चाहते हैं, तो हमें यदि उसका नाम नहीं होगा तो हमें पूरा इतिहास पढ़ना पड़ेगा। परंतु यदि उसे नामकरण या काल विभाजन में बांटा गया होगा तो हम केवल उसी भाग को हम उसका अध्ययन कर पाएंगे। काल विभाजन के माध्यम से ही साहित्य की परंपरा को आसानी से समझा जा सकता है। साहित्य का विकास यात्रा में आए विभिन्न उतार चढ़ावों को सम्यक रूप से जानने के लिए काल विभाजन और नामकरण अत्यंत आवश्यक है। यानी हिंदी साहित्य के इतिहास की तो रचना कर दी गई थी, परंतु इसको काल विभाजन यानी समय अनुसार बांटना आवश्यक था, और उसके साथ ही उसका नामकरण, नाम रखना भी जरूरी था। साहित्य की प्रवृत्तियों एवं परंपराओं के विकास तथा हास एवं दिशा परिवर्तन आदि के विषय में जानने के लिए काल विभाजन की आवश्यकता पड़ती है। तो आपको पता चल गया होगा कि काल विभाजन हिंदी साहित्य के इतिहास का किया गया जब उसकी रचना करने के पश्चात काल विभाजन और नामकरण किया गया। काल विभाजन और नामकरण का आधार, यानी हम काल विभाजन किसी कृति का करते हैं, किसी ग्रंथ का करते हैं या किसी साहित्य का करते हैं, तो किस आधार पर करते हैं, चलिए इस पर चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहला जो आधार होता है वह होता है ऐतिहासिकता के आधार पर, जैसे कि आदिकाल, मध्यकाल तथा आधुनिक काल। ये जो नामकरण है ये ऐतिहासिकता के आधार पर है। दूसरा जो आधार होता है साहित्यकार तथा उसके प्रभाव विस्तार पर, यानी साहित्यकार के नाम पर भी हम
काल विभाजन या नामकरण कर सकते हैं, जैसे भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, प्रेमचंद युग आदि। तीसरा जो आधार है साहित्यिक प्रवृत्ति के आधार पर, जैसे साहित्य में क्या प्रवृत्ति है, उस समय क्या किस चीज़ की बहुलता थी, कैसी रचनाएं रची जा रही थी, उसके आधार पर भी साहित्य की नामकरण किया जा सकता है, जैसे रीतिकाल, छायावाद काल, प्रयोगवाद काल आदि। अगला जो भाग है सामाजिक, सांस्कृतिक तथा राष्ट्रीय आंदोलन के नाम पर भी हम इसका नामकरण या वर्गीकरण कर सकते हैं, जैसे कि भक्ति काल, पुनर्जागरण काल, सुधार काल, स्वतंत्रता आंदोलन आदि। और शासक तथा उसके शासन काल के आधार पर भी हम नामकरण या काल विभाजन कर सकते हैं, जैसे मराठा काल, विक्टोरिया काल, विक्टोरिया युग, एलिजाबेथ युग आदि। तो यहाँ आपको समझ में आ गया होगा कि काल विभाजन और नामकरण का आधार क्या होता है, किस आधार पर नामकरण किया जाता है और किस आधार पर काल विभाजन किया जाता है। हम बात कर लेते हैं आदिकाल की, जो पहला काल है हिंदी साहित्य का। मैं आपको बता चुका हूँ कि हिंदी साहित्य को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है, आदिकाल, मध्यकाल और आधुनिक काल। आदिकाल के बाद जो मध्यकाल आता है इसको भी 2 भाग में विभाजित किया गया है, पूर्व मध्यकाल जिसको हम भक्ति काल के नाम से जानते हैं और उत्तर मध्यकाल जिसको हम रीतिकाल के नाम से जानते हैं। इसके बाद आता है आधुनिक काल। तो अभी हम चर्चा करने जा रहे हैं आदिकाल की, जिसका समय सीमा है 1050 से 1375 ईस्वी पूर्व। आदिकाल के काल विभाजन पर चर्चा कर लेते हैं, यानी विभिन्न विद्वानों द्वारा आदिकाल का काल विभाजन किया गया। अलग अलग विद्वानों ने इसको अलग अलग कालों खंडों में बांटा, अपने अनुसार इसका विभाजन किया। तो सबसे पहले जॉर्ज ग्रियर्सन ने आदिकाल को 700 से 1300 ईस्वी तक का समय माना। उन्होंने माना ये कि 700 ईस्वी से लेकर 1300 ईस्वी तक जो है आदिकाल था। मिश्र बंधु ने 700 से 1444 तक का जो समय है वह आदिकाल का समय माना। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने 1050 से 1350 ईस्वी तक आदिकाल का समय माना, जो कि सर्वमान्य है और हिंदी साहित्य के इतिहास में इसी आधार पर जो है आदिकाल का समय सीमा तय की गई है। रामकुमार वर्मा जी ने 700 से 1375 ईस्वी तक का समय आदिकाल का माना। इसके बाद हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने 1000 से 1400 ईस्वी तक का समय आदिकाल के लिए उपयुक्त माना। राहुल संकृत्यान जी सरहपा को हिंदी का पहला कवि मानते हैं, इसलिए उन्होंने 769 ईस्वी से ही आदिकाल का प्रारंभ माना। डॉक्टर नगेंद्र ने 7वीं सदी के मध्य से लेकर 14वीं सदी के मध्य तक का आदिकाल का समय माना। तो यहाँ पर भिन्न भिन्न साहित्यकारों ने अपने हिंदी साहित्य के इतिहास को अलग अलग कालखंडों में विभाजित किया, परंतु जो सर्वमान्य विभाजन माना जाता है, काल विभाजन माना जाता है, वो रामचंद्र शुक्ल का माना जाता है, जिसे 1050 से 1375 ईस्वी तक माना जाता है। तो यहाँ पर हम काल विभाजन पर चर्चा कर चुके हैं। आदिकाल के नामकरण पर चर्चा कर लेते हैं। काल विभाजन के साथ ही नामकरण पर भी अनेक विद्वानों ने अलग अलग अपने मत प्रस्तुत किए, अलग अलग नाम रखे हिंदी साहित्य के इतिहास के। चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले जॉर्ज ग्रियर्सन जी ने आदिकाल का नाम चारण काल रखा। यह ग्रियर्सन द्वारा दिया गया नाम था। जॉर्ज ग्रियर्सन पहले ऐसे इतिहासकार हैं जिन्होंने हिंदी साहित्य के काल विभाजन तथा नामकरण का प्रयास किया। ग्रियर्सन द्वारा दिया गया चारण काल नाम सर्वथा उपयुक्त नहीं है, क्योंकि उन्होंने चारण काल का समय 643 ईस्वी से माना, जबकि इतिहास में 1000 ईस्वी तक चारण कवियों द्वारा लिखित किसी भी रचना का उल्लेख नहीं मिलता है। मिश्रबंदियों ने आदिकाल का नाम प्रारंभिक काल दिया। यह नाम मिश्रबंधुओं द्वारा दिया गया। उन्होंने इसकी समय सीमा 643 ईस्वी से लेकर 1387 ईस्वी तक निर्धारित की। आलोच्य नाम से एक सामान्य संज्ञा का बोधक है। उसके पीछे ना तो किसी साहित्यिक प्रवृत्ति का आधार मिलता है और ना ही कोई विशेष तर्क। यह नामकरण केवल हिंदी भाषा के आरंभ का संकेत मात्र ही करता है, इसलिए अधिक मान्य नहीं हुआ।
बात कर लेते हैं रामचंद्र शुक्ल जी का वीरगाथा काल। शुक्ल जी ने विक्रमी संवत 1050 से 1350 ईस्वी तक की काल अवधि को वीरगाथा काल नाम से अभिहित किया है। प्रस्तुत नामकरण के मूल में उन्होंने जनता की चित्त वृत्तियों के साथ कवि की मनोवृत्तियों के परिवर्तन को आधार बनाया। यद्यपि यह नाम अधिकाधिक तार्किक तथा मान्य हुआ, किंतु कहीं न कहीं इसकी परिधि विरोध वीरगाथात्मक रचनाओं तक ही संकीर्ण हो जाती हैं। इसके अतिरिक्त आलोच्य काल में रचित नीति, भक्ति, प्रकृति तथा श्रृंगार आदि संबंध रचनाएं उपेक्षित हो जाती हैं। अर्थात आदिकाल में बहुत सी रचनाएं हुई जिसमें श्रृंगार भी सम्मिलित थे, भक्ति की रचनाएं भी हुई, प्रकृति चित्रण भी हुआ, परंतु जो रामचंद्र शुक्ल जी ने इसको वीरगाथा काल नाम दिया तो यह उचित नहीं था। वीरगाथा काल का अर्थ है सिर्फ वीरों की गाथा करना। इसके बाद राहुल संकृत्यान जी ने इसे सिद्ध सामंत काल की संज्ञा दी। इसके मूल में उनका तर्क है कि इस कालखंड के जीवन तथा समाज पर सिद्धों और राजनीति पर सामंतों का अधिकार था। युगीन कवियों ने अपनी रचनाओं में सामंतों का यशोगान ही प्रमुख रूप से किया। ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में इस कालखंड की अतः बाह्य परिस्थितियों का अध्ययन करने पर भी उपयुक्त दोनों वर्गों का दबदबा ही प्रमुख पाते हैं। तो यहाँ पर ये नाम भी उचित नहीं माना गया। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने इसे बीजवपन काल कहा गया। द्विवेदी जी द्वारा प्रदत्त नामकरण से शैशवावस्था का बोध होता है। भाषिक दृष्टि से तो यह हिंदी भाषा की शैशवावस्था अर्थात जब किसी बालक का, शिशु का जन्म होता है, तो इसी प्रकार जब आदिकाल का जन्म हुआ था तो इसका शैशवावस्था का जो है बोध होता है। किंतु विविध आयामी साहित्यिक प्रौढ़ता का वहाँ अभाव नहीं कहा जा सकता है। इसके बाद विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी ने वीर काल की संज्ञा दी आदिकाल को। आचार्य विश्व प्रसाद मिश्र द्वारा दिया गया प्रस्तुत नाम न्यूनाधिक आचार्य शुक्ल के वीर गाथा काल का ही यथावत रूपांतरण कहा जा सकता है। किसी प्रकार की नवीनता इसमें दृष्टिगत नहीं होती है। इसके बाद हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने आदिकाल की संज्ञा दी और इसे ही सर्वमान्य एवं बहुप्रसिद्ध माना गया और आदिकाल का नाम ही प्रयुक्त सर्व माना जाता है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा दिए गए आदिकाल नामकरण को सर्वाधिक विद्वानों ने उपयुक्त तथा तर्कसंगत माना। प्रस्तुत नामकरण की अवधारणा को स्पष्ट करते हुए द्विवेदी जी ने लिखा है, हिंदी का आदिकाल शब्द एक प्रकार की भ्रामक धारणा की सृष्टि करता है और श्रोता के चित्त में ये भाव पैदा करता है कि यह काल कोई आदिम मनोभावापन काव्य रूढ़ियों में अछूते साहित्य का काल है। तो यहाँ पर इसे सर्वमान्य माना गया। रामकुमार वर्मा जी ने संधि काल एवं चारण काल के नाम से आदिकाल को माना। यह नाम जो है संधि काल एवं चारण काल आदिकाल को दो खंडों में विभाजित करता है, जहां संधि काल नाम तथा भाषा तथा भाव की ओर संकेत करता है, वहीं चारण काल नाम एक वर्ग विशेष तक ही सीमित रहने का संकेत करता है। तो ये काल भी नहीं नामुचित नहीं माना गया। आगे बढ़ते हैं। आदिकालीन साहित्य का वर्गीकरण। यहाँ पर नामकरण पर भी चर्चा कर चुके हैं हम, काल विभाजन पर भी चर्चा कर चुके हैं। अब बात कर लेते हैं आदिकालीन साहित्य का वर्गीकरण। आदिकालीन साहित्य में किन भागों में वर्गीकरण किया जा सकता है और इस काल में किस प्रकार की रचनाएं की गई थी। तो चलिए चर्चा को आगे बढ़ा लेते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सिद्ध साहित्य। तो आदिकालीन साहित्य के वर्गीकरण में जो सबसे पहला भाग है वह है सिद्ध साहित्य। सिद्ध साहित्य यानी कि बौद्ध धर्म के वज्रयान तत्व का प्रचार करने के लिए जन भाषा में जो साहित्य लिखा गया वह सिद्ध साहित्य के अंतर्गत आता है। पंडित राहुल संकृत्यान ने 84 सिद्धों के नाम का उल्लेख किया है जिन्होंने सिद्ध साहित्य की रचना की। इसमें कुछ प्रमुख सिद्ध कवि तथा उनकी रचनाओं का नाम जो है सरहपा, उनकी जो रचना है वह दोहा कोश, शबरपा जिनकी रचना है चर्यापद, डोम्भीपा, डोम्बी
और गीतिका तथा योगचार्य आदि। इसके बाद बात कर लेते हैं जैन साहित्य की। जैन कवियों ने जैन धर्म के प्रचार प्रसार हेतु जो साहित्य लिखा वह जैन साहित्य कहलाता है। ये सभी रचनाएं जो है आदिकाल में ही की गई। आदिकाल में बहुत से अलग अलग भिन्न भिन्न प्रकार की रचनाएं हुई, उसी का हम जो है अध्ययन कर रहे हैं, जिक्र कर रहे हैं। तो जैन साहित्य में जैन कवियों ने जैन धर्म के प्रचार प्रसार के लिए जो साहित्य लिखा वह जैन साहित्य कहलाता है। इस साहित्य में घटनाओं के स्थान पर उपदेशात्मकता की प्रधानता रही है। प्रमुख जैन कवि तथा उनकी रचनाओं का नाम इस प्रकार है, जैसे देवसेन की जो रचना है वे शवकाचार, शालिभद्र सूरी की भरतेश्वर बाहुबली रास और आसगु की चंदन बलारास, ये प्रमुख रचनाएं हैं जैन साहित्य की। इसके बाद चर्चा कर लेते हैं हम नाथ साहित्य। कई विद्वानों का मत है कि सिद्धों की वाममार्गी भोग प्रधान योग साधना की प्रतिक्रिया के रूप में आदिकाल में नाथपंथियों की हठयोग साधना आरंभ हुई। नाथ साहित्य के प्रमुख रचनाकार तथा उनकी रचनाओं का नाम हम बात कर लेते हैं गोरखनाथ, जिनकी रचना है सबदी, पद, प्राण, संकली, नखे, बोध, आत्मबोध, 15 तिथि, सप्तवार, ज्ञान चौंतीसा आदि। अन्य कवियों में चौरंगीनाथ, गोपीचंद, भर्तहरि तथा जलंधर पाव आदि प्रसिद्ध हैं। तो आगे बात कर लेते हैं हम रासो साहित्य की। इन काव्यों की विषय वस्तु का मूल संबंध राजाओं के चरित्र तथा चरित्र की प्रशंसा करना है। फलतः इनका आकार रचनाकारों की मृत्यु के पश्चात भी बढ़ता रहा है। रासो काव्य को देखने से पता चलता है कि उनके रचयिता जिस राजा के चरित्र का वर्णन करते थे, उनके उत्तराधिकारी राजाओं ने अपने आश्रित कवियों से उसमें अपने चरित्र को भी सम्मिलित करा देते थे। यही कारण है कि इन ग्रंथों में मध्यकालीन राजाओं का भी वर्णन मिलता है तथा भाषा में भी उत्तरावर्ती भाषा रूपों की झलक पाई जाती है। इसलिए कुछ विद्वान अधिकांश रासो काव्य को अप्रामाणिक रचनाएं मानते हैं। रासो साहित्य की रचना करने वाले कुछ प्रमुख रचनाकार तथा उनकी रचनाओं पर हम एक बार चर्चा कर लेते हैं। जैसे दलपत विजय खुमान रासो, नरपति नाहल की रचना है बिसलदेव रासो, शाडंगर की हमीर रासो, जगनिक की परमाल रासो तथा चंद्रमल दाई की पृथ्वीराज रासो प्रसिद्ध रचना है। इसके बाद हम चर्चा कर लेते हैं लौकिक साहित्य की। लौकिक साहित्य में तद्युगीन लोक तथा संस्कृति की झलक स्पष्ट रूप से मिलती है। अनेक स्थानों पर मनोरंजन के साथ साथ जीवन पर गहरे व्यंग एक साथ मिलते हैं। कुछ प्रमुख रचनाकारों तथा उनकी रचनाओं का नाम पर हम चर्चा कर रहे हैं। जैसे दार का जयचंद्र प्रकाश, मधुकर का जय मयंक जसचंद्रिका आदि। और अगली जो चर्चा है वह है गद्य साहित्य। इस काल में लिखी गई गद्य रचनाएं गद्य के आरंभ की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। कुछ प्रमुख रचनाकारों तथा उनकी रचनाओं का नाम पर चर्चा कर लेते हैं। जैसे रोड़ा, राउलवेल, दामोदर शर्मा उक्ति व्यक्ति प्रकरण तथा ज्योतिश्वर ठाकुरकृत वर्ण रत्नाकर, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण एवं प्रसिद्ध रचनाएं हैं। इसके बाद हम चर्चा कर रहे हैं आदिकालीन साहित्य की प्रवृत्तियां और विशेषताएं, यानी आदिकालीन जो साहित्य था उसकी विशेषताएं क्या थी, क्या प्रवृत्तियां थी, इस पर हम चर्चा कर लेते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे द्वारा दिया गया जो लेक्चर है आपको समझ में आ रहा होगा। यदि आप इसे बिना वीडियो को स्किप करे देख लेते हैं तो मुझे नहीं लगता कि आपको किसी और जो है साहित्य के इतिहास की किताब पढ़ने की आवश्यकता पड़ेगी। तो चलिए चर्चा को आगे बढ़ा लेते हैं। आदिकालीन साहित्य की प्रवृत्तियों पर हम चर्चा कर लेते हैं। ये प्रश्न आपका जो है पूछा जाता रहा है, बीए में भी पूछा जाता रहा है, एमए में भी पूछा जाता है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के जो विद्यार्थी होते हैं उनसे भी ये प्रश्न बार बार पूछा जाता रहा है आदिकालीन साहित्य की प्रवृत्तियों पर। तो परंपरा तथा नूतनता का समावेश। आदिकालीन साहित्य में जहाँ एक और पूर्ववर्ती संस्कृत साहित्य का प्रवाह काफ़ी दूर तक रहा, वहीं दूसरी ओर नूतनता के बीज रूप भी हिंदी साहित्य की धारा में मिलते हैं। तो यहाँ पर पुरानी परंपरा और नई परंपरा का समावेश किया गया।
दूसरा जो है विविध रूपी साहित्य रचनाकार। आदिकाल में सिद्ध साहित्य, जैन साहित्य तथा रासो साहित्य, लौकिक साहित्य, गद्य साहित्य का सृजन हुआ। उपयुक्त साहित्य में जहाँ एक और धार्मिक मनोवृत्तियों का विशद चित्रण हुआ, वहीं दूसरी ओर रासो साहित्य में श्रृंगार तथा वीररस की उत्कृष्टता सामने आई। इसके अतिरिक्त सामाजिक तथा सांस्कृतिक पक्षों की लौकिक साहित्य में भी उन्मौखिक उद्घाटन हुआ। मनोरंजन तथा नीति से संबंध क्षेत्र साहित्यिकता ये भी अछूते नहीं रहे। कहने का अभिप्राय यह है कि इस काल में साहित्य के अनेक रूपों का उद्घाटन हुआ, जिससे परवर्ती साहित्यकारों को भी मार्गदर्शन मिला। अगले इसके बिंदु पर चर्चा कर लेते हैं, युद्धों का सजीव चित्रण। आदिकाल में रचित रासो साहित्य में युद्धों के अनेक सजीव चित्र मिलते हैं। इसका कारण यह है कि वे कवि केवल कविता नहीं रचते थे, वरन आवश्यकता पड़ने पर तलवार भी चलाते थे। राजाओं में दिन प्रतिदिन सुंदरियों, राज्यों की सीमाओं के विस्तार तथा शक्ति प्रदर्शन आदि के लिए युद्ध होते रहते थे। फलते राज्याश्रित कवि, जो राजा के आश्रित होते थे कवि, उनका युद्धों का वर्णन आवश्यक हो जाता था। अगले बिंदु पर चर्चा कर लेते हैं, आश्रयदाता की प्रशस्ति गुणगान। आदिकाल में विशेष रूप से रासो साहित्य में आश्रयदाताओं की अतिशयोक्ति प्रशस्तियां मिलती हैं। अतिशयोक्ति का अर्थ है बहुत बढ़ा चढ़ा कर लिखना, उनकी तारीफ करना। राजाओं की युद्ध वृत्ति को देखते हुए राजाओं के द्वारा अपने आश्रयदाता राजा के शौर्य और वीरता का गुणगान किया जाता था। तो यह आश्रयदाता की प्रशस्ति भी आदिकालीन प्रवृत्तियों का जो है एक भाग है। सामान्य जन की अपेक्षा। आदिकालीन साहित्य में धार्मिक मनोवृत्तियों की प्रधानता, वीर तथा श्रृंगार रस का परिपाक ही सर्वाधिक हुआ है। सामंतीय जीवन और उससे संबंध संस्कृति का अनेकाविध चित्रण हुआ है, किंतु सामान्य जन तथा उसके जीवन से संबंध अनेक पहलुओं का चित्रण वहाँ उपेक्षित रहा है, अर्थात आम लोगों को अपने साहित्य में जो है जगह नहीं दी गई है। अगला जो इसका बिंदु है वह है प्रकृति चित्रण। इस काल के साहित्य में वस्तु वर्णन के अंतर्गत प्रकृति का सजीव चित्रण बहुत अधिक मिलता है। यहाँ प्रकृति आलंबन तथा उद्दीपन दोनों रूपों में सामने आई है। इस युग के कवियों ने विभिन्न प्राकृतिक वर्णन के साथ मानव जीवन की रागात्मकता का भी कलात्मक वर्णन किया है। प्रकृति चित्रण की विशिष्ट प्रवृत्ति साहित्य में मुखरित होती है। अगले जो इसका बिंदु है वह है सामान्य जन की अपेक्षा। माफ कीजिएगा, ये हम कर चुके हैं। संदिग्ध एवं अप्रामाणिक घटनाएं। आलोच्य काल में प्राप्त होने वाली प्राय सभी वीर गाथात्मक जो रचना माना जाता है, उनकी प्रामाणिकता पर संदेह माना जाता है, जैसे कि खुमान रासो, बिसलदेव रासो, परमाल रासो तथा पृथ्वीराज रासो आदि के संबंध में संदिग्ध रचनाएं तथा अर्ध प्रमाणिकता का विवाद आरंभ से ही रहा है। कुछ विद्वान इनमें ऐतिहासिकता का अभाव मानते हैं, तो कुछ आश्रयदाता तथा उनकी वंश परंपरा को विषाद अथवा संदेह को केंद्र मानते हैं। अगला है अलंकार एवं छंदों का प्रयोग। तो आदिकालीन जो प्रवृत्तियां हैं, आदिकालीन रचनाओं में छंदों का और अलंकारों का खुलकर प्रयोग हुआ है। अलंकार जहां काव्य के शोभा बढ़ाते हैं, वहीं छंद काव्य को नियमों में बांधने वाले शास्त्र के रूप में जाने जाते हैं। आदिकालीन साहित्य में विषय के अनुरूप उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, यमक तथा अतिशयोक्ति अलंकारों का प्रयोग मिलता है। छंदों का प्रयोग में विषय के अनुरूप विविधता मिलती है, जैसे दोहा, तोमर, गाहा, आर्या, लोहा, रोहा, कुंडलिया, उल्लाला तथा परधी आदि। यहाँ ध्यान रखने योग्य बात यह है कि इस काल के साहित्य में अलंकारों तथा छंदों का प्रयोग चमत्कार प्रदर्शन के लिए नहीं किया गया, वरन प्रसंगानुकूल भावोभिव्यक्ति की तीव्रता प्रदान करने के लिए किया गया है। तो यहाँ पर हम चर्चा कर चुके हैं आदिकालीन प्रवृत्तियों पर और उसकी विशेषताओं पर। उम्मीद करता हूँ कि आदिकाल का जो हिंदी साहित्य का जो भाग है आदिकाल, ये आपको पूर्णतः समझ में आ गया होगा। अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे इसका अगला भाग, जो कि पूर्व मध्यकाल और उत्तर मध्यकाल, जिसे हम भक्तिकाल और रीतिकाल के नाम से भी जानते हैं। तो अगले वीडियो
में हम जल्द आपके सामने उपस्थित होंगे। वीडियो को अंत करने से पूर्व आप सभी से अनुरोध करूंगा कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी विद्यार्थियों को इसको लाभ पहुंच सके, और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि मैं जो भी इसके बाद इसका अगला भाग प्रस्तुत करने जाऊंगा तो आपको इसके नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो चलिए वीडियो को यहाँ पर हम अंत करते हैं, आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।